वेलकम बैक दोस्तों, मैं के.आर. चावड़ा आपका आयल अकेडमी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो के थ्रू और नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और अपन 12th के चैप्टर कुछ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे 12th बोर्ड एग्जाम होंगे, क्या क्या सिलेबस होंगे, कितने मार्क्स के हैं, कितनी ब्रांचेज है फिजिक्स की, कितने भागों में उसे बांटा गया है, ये सब बातें हमने कल देखी थी। तो आज अपना जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर अपन पहले चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन देंगे कि पहला चैप्टर किस तरह से हम पढ़ेंगे, क्या होगा, क्या नाम है उसका, सब कुछ वगैरह वगैरह। पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि जो मैंने पीडीएफ भेजी है 6th पेज और 7th पेज की भेजी है, वो अभी उतनी है जितने हम टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं। प्रेरणा तक भेजी, उसके आगे की पीडीएफ अब मैं भेजूंगा आपको धीरे धीरे। आप ज्यादा बर्डन ना लें, जितने टॉपिक पढ़ाऊं उतने टॉपिक आपको वहां एज ए हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और ये जो है प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे पढ़े, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या चैट मैसेज पे बॉक्स पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो जरा सुनिए, आज अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं फर्स्ट 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। लिसन, जो अपना अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। दोस्तों, मैंने कल भी बोला था कि हम 1 से 4 चैप्टर स्थिर विद्युत की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो रूल ये है कि अगर आपको पहले चैप्टर की डेफिनेशन सारी क्लियर है तो आगे वाले चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होने वाले हैं। और मैंने आपसे वादा भी किया था, मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं, कि जो ढंग से समझेगा उसके ढंग से और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इस बात पे गौर करना है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो इनके वर्ड है, ये कुछ बेसिक टर्मिनल जो है इनको आप समझ लीजिए कि इनकी मूल डेफिनेशंस क्या है, ये क्या क्या करेंगे, क्या डेफिनेशन है इनकी। जब तक अपन को खुद ये इनकी टर्मिनल या ये जो एलिमेंट जो नाम है ये खुद ही समझ नहीं आएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो वैसे भी पढ़ना ही है हमको बहुत ही ब्रीफली। अभी सबसे पहले मैं छोटी सी डेफिनेशन लेके बताता हूँ चार्ज की। चार्ज का मतलब मैं इसको हिंदी में लिखूंगा आवेश, आवेश बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, एक ही बात। दोस्तों, विद्युत आवेश बोलो, आवेश बोलो, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, सब एक ही बातें हैं। आपको समझना है कि चार्ज है क्या, उसके बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये कंज्यूमिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। और इसके लिए क्या है, अगर आपको बेसिक फिनोमिना सारे क्लियर होंगे तो आगे के लिए दिक्कत नहीं आएगी, अपनी स्पीड रहेगी 4G। जरा सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा कुछ अपने शब्दों में। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का मतलब होता है कि यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो हमेशा उस पदार्थ के अंदर ही विद्यमान रहता है। उस पदार्थ के बाहर वो तभी आएगा जब वो पदार्थ या वस्तु दूसरी वस्तु के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करे, विनिमय करे। तो आप इंग्लिश में भी सुन लीजिए, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस produces on the object when a object exchange or interchange the electron from one body to another body, or we can say exchange the electron with other body। कहने का मतलब है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये गुण है, गुण। देखिए, ये गुण और विशेषता का एक फिनोमिना समझ लीजिए। जो प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, गुण एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी खुद बनाते हैं। वो पदार्थ में भी इनपुट करते हैं और मनुष्य में भी इनपुट करते हैं। जैसे मेरे गुण मेरे पास हैं, ठीक है, आपके गुण आपके पास होंगे, मोदी जी के गुण मोदी जी के पास हैं। अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग गुण होते हैं। इन गुणों के अंदर मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पदार्थ हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
कहने का मतलब ये अटल है, अमर है, अनवरत है। मतलब ये ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसे थॉट होते हैं जिनमें अपन को चेंज नहीं कर सकते, स्वयं चेंज करेंगे तो ब्रह्मा चेंज करेंगे, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हो सकता। कुछ अपवादी केस हो सकते हैं, वो हम पढ़ने के स्वरूप में पढ़ सकते हैं, बाकी मूल रूप से गुणों में बदलाव पॉसिबल नहीं है। दूसरा फैक्टर होता है विशेषता। दोस्तों विशेषता ऐसे कारक होती है जो इंसान खुद डेवलप करता है। जैसे मान लो पहले मैं बहुत काला था, फिर हैंडसम लगा के मैं गोरा हो गया, तो ये मेरी विशेषता होगी। मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब है अपन अगर खुद अपने अंदर डेवलप करते हैं तो वो ऐसे उसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक मानी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे अपन कहेंगे उसकी विशेषता। और प्रॉपर्टी जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे अमर होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, उनको अपन एक्सचेंज या इंटरचेंज नहीं कर सकते, या अपन कह सकते हैं उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, किसी पदार्थ का गुण होता है, प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो रहेगी हमेशा किसी सब्सटेंस की इनसाइड में, बाहर नहीं आती है। बाहर कब आएगी, जब एक ऐसी सिचुएशन होगी। कौन सी सिचुएशन, जब वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करे, किसके साथ, दूसरी वस्तुओं के साथ, दूसरे पदार्थ के साथ, तब आवेश किसी वस्तु पर दिखाई देगा, अन्यथा नहीं। अब ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई, भाषा हो गई, इसको हम कैसे समझे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात पे अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो 12th की फिजिक्स है वो पूरी की पूरी काल्पनिक है। जब तक आप ऐसे कुछ फंडामेंटल एग्जाम्पल, कुछ ऐसे बेसिक जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप टेकआउट नहीं करोगे तो आपको समझ में क्लियरली नहीं आएगा। जैसे मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की मूल डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल वे में समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसके दूसरे किसी फ्रेंड के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, और आप उस दोस्त के साथ मिलके उस दोस्त के साथ घर पे मिलने के लिए जाते हैं। अब वहां पे कैसा माहौल होगा, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी दोस्त की आंखों से आंसू आएंगे, और आएंगे तो भावुकता के कारण, ड्यू टू सिंपैथी, आपकी आंखों से भी आंसू आना प्रारंभ हो जाएंगे। ये श्योर है, ये तथ्य है, आप इसे झुठला नहीं सकते। तो मुझे बताइए जरा, वो आंखों का पानी, वो आंखों का नीर, वो आंखों के अश्रु क्या आंखों में पहले नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। पर वो बाहर तभी आते हैं जब एक ऐसी सिचुएशन बनती है, और वहां की सिचुएशन क्या थी कि अपने दोस्त के यहाँ किसी रिलेटिव की या उसके घनिष्ठ या उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे माहौल के कारण आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तो मुझे बताइए, ये आंसुओं का जो पानी है वो तो आप बायो में पढ़ चुके हो, काचाप द्रव से आता है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो अगर वो काचाप द्रव पहले से हमारी आंखों में है तो फिर वो तो हमारा गुण होगा। वो बाहर कब आया, जब किसी की डेथ हुई। तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, बाहर तभी आएगा जब ऐसी सिचुएशन बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल और टेक आउट करते हैं। देखिए जैसे मैं मेरी बात कहता हूँ कि मैं बहुत ही भावुक तरीके से पढ़ाता हूँ, या मैं बहुत ही भावुक हूँ, ये चीज मान सकते हैं कि मैं बीच में पूरी 12th के समय में आपको ऐसे कई उदाहरण दूंगा जो मेरी रियल लाइफ में घटित हुए। जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात कहता हूँ, किसी सोनी चैनल पे या किसी भी चैनल पे एक पिक्चर आ रही है, हीना ऋषि कपूर की मूवी है, बहुत ही पुरानी मूवी है। आप उसकी स्टोरी वगैरह समझोगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो जब भी वो पिक्चर आती है और मैं ऑफिस से अगर घर जाता हूं तो मुझे टीवी का रिमोट मिलेगा ही, क्योंकि मैडम को पता चल जाता है कि हीना पिक्चर आ रही है, श्योर है कि ये देखेंगे तो इनकी आंखों से आंसू आएंगे। तो मुझे बताइए, आंसू तो उस समय भी आ रहे हैं, तो वहां एटमॉस्फेयर अलग है कि नहीं? बिल्कुल है। अब अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट जिसकी वजह से हमारा जो मूल गुण है वो बाहर आ रहा है। कहने का मतलब आंसू बाहर आ रहा है, इसका मतलब आंसुओं का पानी तो पहले से अंदर था, पर बाहर तभी आया जब ऐसा माहौल बना। कहने का मतलब है कि हमने हीना पिक्चर देखी। कहने का मतलब है कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करे, एक्सचेंज करे दूसरी वस्तु के साथ, या अगर सब्सटेंस के साथ एक्सचेंज करता है तो उस वस्तु पे क्या दिखाई देगा, आवेश। तो कहने का मतलब आवेश दिखता नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, वो ऐसे भूत की तरह परछाई होती है, आप उसे महसूस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, गिन सकते हो, माप सकते हो,
ठीक है ना, पर आपको दिखाई नहीं देगा, आप उसे छू नहीं सकते। गॉट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा बेसिक डिस्क्राइब करता हूं, देखिए सुनिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बात करता हूं, ये पदार्थ, पदार्थ का मतलब ये एक सब्सटेंस है, और आप जानते हो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इट्स फॉर्म बाय द वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स। इन कणों को, इन पार्टिकल को डाल्टन ने क्या नाम दिया भाई? इन कणों को परमाणु कहा जाता है, एटम। क्या कहते हैं? एटम। गॉट। अब हम आगे ये भी पढ़ते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान, जो होल ऑफ द मास और चार्ज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज है इसका, वो सारा का सारा एक छोटे से सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। कहने का मतलब है उसे अपन क्या नाम देते हैं? नाभिक। परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान, जो होल ऑफ मास और जो चार्ज होता है, वो एक छोटे से स्थान पर सेंट्रोइड होता है, उसे अपन न्यूक्लियस नाम देते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर मूलभूत दो कण होते हैं। कौन कौन से भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये डंडी किस लिए बनाई है? बनी बता रहा हूं, सुनिए। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या है, इनका जो जोड़ा है वो जन्म जन्म का, 7 जन्मों का बंधन है, और इनको बीच में धागा ऐसे बांधा गया है कि कभी टूट नहीं सकते। कहने का मतलब है कि इनके बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, एक बल एक्ट होता है, और उस बल का नाम है नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। क्या नाम है भाई? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों जो एलिमेंट हैं, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये तो बंधे हुए रहते हैं। एक आउटर ऑर्बिट के अंदर, जो अपन कई बार थ्योरी पढ़ते हैं, बोर और ये जो थॉमसन वगैरह की थ्योरी है, अलग अलग फोर नहीं बताया मेनली, ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो मान लीजिए मैं आउटर ऑर्बिट में कह रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब बताओ, ये तो अभी कभी अपनी जगह छोड़ेंगे, जगह कौन छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। हम कई बार पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी जाए तो ये हाई लो स्तर से या लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जा सकता है। तो कुल मिला के जाने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के जाने से ऑब्जेक्ट पर क्या आता है? वस्तु पर क्या आता है? आवेश। अरे अभी पढ़ा है ना कि किसी वस्तु पे आवेश तभी दिखाई देता है जब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का क्या करे? एक्सचेंज करे, विनिमय करे। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आएंगे, एक्सचेंज होंगे, तभी तो ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा? चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब है, देखिए चार्ज, देखिए यहां लेके आता हूं, कितना अंदर बैठा है चार्ज, कितना इनसाइड में है। देखिए सब्सटेंस पार्टिकल से बना है, पार्टिकल में परमाणु है, परमाणु को नाभिक, परमाणु में नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन आएगा? चार्ज। इसका मतलब देखिए आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, जो हमेशा क्या रहेगा? पदार्थ के अंदर ही रहेगा। बाहर कब आएगा? जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी, विनिमय करेगी, तब वस्तु पे क्या दिखाई देगा? चार्ज, आवेश दिखाई देगा। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं? आवेश की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? जरा गौर से देखिए इस डायग्राम को, हालांकि नोट्स मिल जाएगा आपको, फिर भी देखिए जरा ध्यान से। सब्सटेंस पदार्थ पार्टिकल से बना है, पार्टिकल एटम से, एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और आगे कौन है? आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो जा सकता है, जाएगा तो कौन आएगा? आवेश आएगा। गॉट? वेरी गुड। जरा देख लीजिए, गौर कीजिए इस डायग्राम को ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसकी डेफिनेशन देता हूं विद्युत क्षेत्र की। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज दिस? ये क्या? सुने, विद्युत क्षेत्र क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जरा ध्यान से मैं इधर समझा रहा हूं। ये मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कोई आवेशित कण है, ठीक? आवेशित कण का क्या मतलब?
चार्ज पार्टिकल का मतलब है, इसका मीनिंग है कि इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज है, ठीक, पर रहेगा ना अंदर। ये अपने अराउंड में क्या करता है, एक ऐसी बाउंड्री बनाता है। क्या करता है? एक ऐसी बाउंड्री बनाता है, एक परिसर बनाता है। इसको आप छू नहीं सकते, परिसर को देख नहीं सकते, अपना अपना एरिया है। इस परिसर के अंदर ये चार्ज पार्टिकल, ये आवेशित कण क्या करेगा, जो अन्य आवेशित कण हैं उनसे या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। कहने का मतलब है या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा। पर शर्त ये कि ये जो अदर चार्ज पार्टिकल है, अन्य आवेशित कण है, वो इस बाउंड्री के अंदर अंदर होने चाहिए। जब ये इनसाइड में लाई करेंगे तो ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को क्या नाम दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट? अब आपके मन में सवाल ये है कि क्या बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है? अरे होगा ही, बाहर विद्युत क्षेत्र होगा, पर अदर चार्ज पार्टिकल बनाएगा, उसका खुद का होगा। मैं इस चार्ज पार्टिकल को, इस आवेशित कण को लेकर इसको रेफरेंस मानकर बता रहा हूं। तो आपके मन में डाउट क्या, ये नहीं बनेगा? बनाएगा, क्यों नहीं बनेगा? इसके परिसर के अंदर अन्य आवेशित कण आएंगे, इसके परिसर के अंदर अन्य आवेशित कण आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक जस्ट है, परिसर है, बाउंड्री है, परिसीमा है, परकोटा है। उसके अंदर क्या होगा कि दूसरे आवेशित कण एक अन्य आवेशित कण के द्वारा या तो आकर्षित हो सकते हैं या प्रतिकर्षित हो सकते हैं। इस बाउंड्री को, इस परिसीमा को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब देखो, यूं तो आपको समझ आएगा नहीं, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ आयल एकेडमी में पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, क्लियर। अब मान लो मैं इस क्लास के अंदर उर्वशी रोहिटेला, जो बहुत ही नामी जानी एक्ट्रेस है, उसको बिठा देता हूं क्लास में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताइए, यहाँ पे ये जो रामू बैठा है, ये जो श्याम बैठा है, ये जो नीरज बैठा है, ये जो रवीना बैठी है, ये सब इनके मन में क्या थिंकिंग होगी? ये चाहेंगे कि मैं भी उर्वशी के पास बैठूं, ऑटोग्राफ लूं, और रामू भी चाहेगा कि मैं उसके पास बैठ के ऑटोग्राफ लूं, उसके साथ सेल्फी लूं, ठीक। परंतु एक व्यक्ति जो रोड पे चल रहा है, उसको पता है कि यहाँ उर्वशी रोहिटेला आई है, वो क्या इतना अट्रैक्ट होगा कि मैं जाके वहां ऑटोग्राफ लेके आऊं? नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो जस्ट इसको सोच के निकाल देगा दिमाग से। पर जो इस परिसर के अंदर, जो इस आयल एकेडमी के परिसर के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारे ये सोचेंगे, 9th वाले भी सोचेंगे, 8th वाले भी सोचेंगे, एयरफोर्स वाले भी सोचेंगे कि नहीं, मैं उर्वशी रोहिटेला के साथ क्या करूं? ऑटोग्राफ ले लूं, सेल्फी ले लूं। तो कहने का मतलब इस परिसर के अंदर ही ये एज आकर्षण की, या अपन कह रहे हैं कि उर्वशी रोहिटेला के साथ सेल्फी लेने की घटना घटित हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर कोई रोड पे चल रहा बंदा है तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसको भली पता होगा, वो इग्नोर करके निकल जाएगा। कहने का मतलब है इसकी भी क्या होती है? परकोटे की परिसीमा होती है। उस सीमा के बाहर अगर चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो अंदर वाले आवेशित कण से क्या होगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होगा। तो आपने क्या उस परकोटे को पहचाना? पहचान तो लिया, पर क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं, ये तो काल्पनिक है, क्लियर। तो आपको ऐसी बातें समझनी है, इनको जहन में उतारना है कि किस तरह से विद्युत क्षेत्र बनेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इतना है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? जब आप इसे छू नहीं सकते तो माप कैसे सकते हो? बिल्कुल सही बोला आपने, आप इसे माप नहीं सकते, ऐसे नहीं माप सकते। पर इस परकोटे को मापने के लिए एक कारक बताया गया है। कैसे? जैसे दाब मापा नहीं जाता, पर दाब मापा जाता है, पर कैसे मापा जाता है? एक बैरोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है, और पीछे मास्क लगा दिया जाए तो दाब का मापन हो जाएगा। वैसे के वैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की गई, एक भौतिक राशि का निर्धारण किया गया, जो आगे आएगी, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
वो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। वो इंटेंसिटी जितनी कम है, इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या है, कम है। जैसे मान लो ये बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ये देखिए बहुत ही कम, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही कम है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विद्युत क्षेत्र को ऐसे काल्पनिक तरीके से मापा जाता है, किस भौतिक राशि के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से। तो क्या बच्चों आपको ये बेसिक फिनोमिना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी तो आपको आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा फिजिक्स में। तो जरा एक बार इसको पूरे फ्लो डायग्राम पे आप दृष्टि डालिए और दृष्टि डाल के इसको दिमाग में उतार दीजिए, ताकि कल मैं जब क्लास लूं तो आपको ढंग से समझ आ सके। और अगर किसी को वीडियो या PDF नहीं मिली है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल के थ्रू आप मुझे भेज सकते हो। हमारे यूट्यूब का जो चैनल है, आप अगर सर्च करोगे आयल एकेडमी जोधपुर तो आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे ये सारा वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर में से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आयल एकेडमी लोगो लगा हुआ है आयल एकेडमी का, और इस लोगो को पहचान करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें सारे वीडियो मिलेंगे, PDF भी मिलेंगे। जो जो हमसे ऐप के माध्यम से कनेक्ट होगा उसको बहुत सारे कोर्सेज भी दिखाई देंगे वहां पे। अब यूट्यूब पे तो वीडियो दिखाई देंगे, कोर्सेज के लिए आपको ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आगे मैं आगे की क्लास कर लूंगा, आप कंटिन्यू हमारे हमसे कनेक्ट रहें और ढंग से पढ़ते जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।